कल कक्षा 12 रसायन विज्ञान विलयन में हम लोगों ने पढ़ा था परासरण दाब यानी अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्मों में परासरण दाब क्या है, परासरण क्या है, अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या है, परासरण दाब के नियम क्या हैं, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ा था। उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। अब अगला अणुसंख्य गुणधर्म हमको पढ़ना है वाष्प दाब अवनमन। सबसे पहले हम ये जान लें कि वाष्प दाब क्या है। आपने द्रव देखा होगा और ये भी देखा होगा कि द्रव को अगर हम कहीं पर रख दें या कहीं पर भी वो उपस्थित है तो धीरे धीरे वो वाष्पित होता रहता है, यानी द्रव वाष्प में बदलता रहता है। चाहे जो ताप हो, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और वो वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालती है, वो वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालती है, वही दाब वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन अगर परिभाषा हमको देनी है तो हम बताएंगे कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी ये निश्चित ताप पर होगा, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ताप अगर परिवर्तित होगा तो वाष्प दाब भी परिवर्तित होगा। तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब अवनमन। अभी हमने बताया कि वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आपने और सुना होगा क्वथनांक क्या है। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये क्वथनांक और वाष्प दाब का मतलब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब बात आती है वाष्प दाब अवनमन की। अवनमन माने कम होना। कब कम होता है? जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। यह घटना वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब अवनमन का मतलब जब किसी भी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देंगे तो द्रव का वाष्प दाब कम हो जाएगा। यह घटना वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। अब मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें तो विलयन बन जाएगा। विलयन का वाष्प दाब PS, विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है P0 - PS, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि जब विलयन हमने बना दिया तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। अब बात आती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन यानी P0 - PS बटा P0 यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन शुद्ध विलायक के, ये पहले तो वाष्प दाब का अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P0 - PS अपान P0। तो ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब हम चलते हैं राउल्ट के नियम पर। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब अवनमन पर ही आधारित है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर ही राउल्ट ने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन,
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अभी आपने देखा P0 या P0 माइनस PS अपान P0 P0, ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू N अपान N प्लस N। ये है राउल्ट का नियम, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जहां P0 आपको मालूम है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, N विलेय का मतलब अवाष्पशील विलेय होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये मोल प्रभाज हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। तो ये है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, सबसे पहले हम जान लें आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन जितने भी विलयन हैं सब राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। तो आदर्श विलयन का मतलब ये है जो विलयन राउल्ट के नियम का ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो सीमाओं में पहला है राउल्ट का नियम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के तन विलयनों पर ही लागू होता है। अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के तन विलयनों पर ही लागू होता है। सांद्र विलयन इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जो पदार्थ विलयन में विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं उनके विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उनके विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। और एक जो वाष्पशील पदार्थ हैं वो भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक चीज और देख लें, राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग। राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग, तो राउल्ट के नियम द्वारा मुख्य रूप से हम अणुभार की गणना करते हैं जो अवाष्पशील विलेय होता है। अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना, अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना। तो राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना आसानी से की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। तो अगर हमें ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं P0
या पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू, इसको कर सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो इस सूत्र से हम m स्मॉल m बराबर है अवास्तशील विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो इस सूत्र से हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह नियम केवल अवास्तशील विद्युत अपघट्यों के तन विलयनों पर ही लागू होता है। तो तन विलयन के लिए ये विलायक की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होगी, तो इसे हम चाहें तो जीरो कर देंगे, और जब हम इस चीज को जीरो कर देंगे तो भी अणुभार आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर हर में W अपान m, इसको जीरो कर देंगे। जब जीरो करेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त होगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W कैपिटल M। तो यहां से हम इस स्मॉल m की गणना आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं राउल्ट के नियम पर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 अंश सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 मिलीमीटर से घटकर 17.22 मिलीमीटर हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है ग्लूकोज, जो हमको दिया हुआ है ग्लूकोज का भार, यानी स्मॉल w इक्वल टू 18 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार कैपिटल एम स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है। जल का भार, जल का भार का मतलब कैपिटल W, ये हमको दिया गया है 100 ग्राम। जल का अणुभार, विलायक का अणुभार कैपिटल M, ये होता है 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 H2O सूत्र होता है, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, ये कैपिटल M हो गया। इसके बाद हमको दिया गया है विलायक, विलायक का वाष्प दाब, विलायक माने जल, P नॉट इक्वल टू 17.53 और विलयन, विलयन का वाष्प दाब PS इक्वल टू दिया हुआ है 17.22। अब हमने पढ़ा है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम ये कहता है, राउल्ट के नियम से यह नियम तन विलयनों पर ही लागू होता है। तो जब तन विलयनों पर लागू होगा तो हम राउल्ट के नियम को लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू W अपान M गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। यहीं से हम M का मान ज्ञात कर लेंगे। तन विलयन है इसलिए हमने ये लगाया, नहीं तो W अपान M बटा स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M करते। तो P नॉट माइनस PS, P नॉट यहाँ पर कितना है 17.53 माइनस PS 17.22 बटा P नॉट 17.53 बराबर स्मॉल w 18 गुणे कैपिटल M, कैपिटल M का मान ये भी 18, कैपिटल M यानी अणुभार 18 जल का बटा स्मॉल m, ये हमें ज्ञात करना है
गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये है 100 ग्राम। अब यहाँ से हम निकाल लें तो घटाएंगे 3 में से 2 आएगा 1, 5 में से 2 घटाइए 3, यहाँ पे 0 बटा 17.53 बराबर 18 गुणे 18 बटा m गुणे 100। तो ये गुणा कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m का मान हमें मिलेगा यहां से m बराबर ये होगा 18 गुणे 18 गुणे 17.53 बटा 0.31 गुणे 100। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव समाप्त हो जाएगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 183। ये आपका उत्तर है।